अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर शुरू करा रहा हूँ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम क्या बात करेंगे कि जी इस चैप्टर में पूरी क्या डिस्कशन होगी। वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे, फिर ग्रेविटेशन की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अराउंड अगर रोटेट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेज हैं और उसका टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसकी बात करेंगे। फिर हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पे जो हम डील कर रहे हैं कि लेट्स से आपके पास कोई भी दो मैसेज हैं, पॉइंट मैसेज। लेट्स से दिस इज M1 और दूसरा मैसेज जो है वो M2 है। कोई भी दो मैसेज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम इस चीज की स्टडी करेंगे। ठीक है, सो द फोर्स बिटवीन दीज टू मैसेज इज लेट्स से F, और इन दो मैसेज के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन देयर मैसेज, और ये इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये R है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्ट्रेट करता है कि ये जो फोर्स है बिटवीन दीज टू मैसेज, ये इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का मैस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स विल इंक्रीज, और यही फोर्स उनके सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मसलन the force is directly proportional to the product of their masses and force is inversely proportional to the square of distance between them। और अगर इसको कंबाइन किया जाए तो I will get M1 M2 over R square। इन दो इक्वेशंस को कंबाइन किया मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करूंगा तो मेरे पास ये जी आएगा, और जी इस केस में क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इसके अगर यूनिट आप निकालें तो ये देखें, एफ की यूनिट न्यूटन, आर की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, बेसिकली दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये प्रपोज किया था, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बताता है ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मैसेज between two point masses is directly proportional to product of masses मैसेज प्रोडक्ट ऑफ मैसेज इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें दूसरी इंक्रीज होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन में। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत दफा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। मतलब डिस्टेंस आर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है फोर्स विल डिक्रीज। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। सो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है, फोर्स मैसेज पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इस इक्वेशन के तहत। और फोर्स सेपरेशन के बीच में सेपरेशन पे डिपेंड करती है और इस तरह डिपेंड करती है।
सो दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी मैंने आपको स्टेटमेंट भी बता दी और उसका फिर फॉर्मूला भी बता दिया। अच्छा, दूसरी अहम बात कि ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम ही होगी। ये आप जानते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर एक मैस बड़ा भी है और दूसरा मैस छोटा भी है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे एक जितनी होंगी, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन पेयर भी बन रहा है। ठीक है, कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट की वजह से है और ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो दोनों फोर्सेस सेम ही होंगी। ठीक है, ये भी एक अहम बात। दूसरी, अगर जी की वैल्यू मैंने जो लिखवाई है आपको, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इससे क्या साबित होता है कि जी ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैसेज आपने रखते हो 1 kg ईच, ये मैस भी 1 kg का है और ये दूसरा मैस भी 1 kg का है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का हम रख लेते हैं। तो अब फोर्स क्या होगी? फोर्स इस फार्मूले से अगर देखें तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 टाइम्स m1 1 kg का है, m2 भी 1 kg का है और डिस्टेंस बिटवीन देम भी 1 का स्क्वायर। सो ये फोर्स बनेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये बहुत स्मॉल फोर्स है, बहुत स्मॉल फोर्स है। इसलिए जो है हम डेली लाइफ में ये ऑब्जर्व नहीं करते कि दो मैसेज साथ साथ रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स हमें एक्सपीरियंस नहीं होती, क्योंकि एक तो ये आइसोलेटेड बॉडी नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को आपको पता है कि अर्थ भी अपनी तरफ पुल कर रही है, इसको भी अर्थ भी पुल कर रही है, तो ये वाली फोर्स जो इनके बीच में है इतनी स्मॉल है कि एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है वो 10 न्यूटन लग रही है, और इस पे भी 10 न्यूटन लग रही है। तो इस फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना स्मॉल है कि हमें वो फील नहीं होती वो फोर्स। ठीक है, दूसरी अहम चीज कि अगर आप इसी फॉर्मूले पे गौर करें, अगर आप डिस्टेंस आर को इंक्रीज करेंगे सेपरेशन को तो फोर्स विल डिक्रीज। आर को अगर आप डबल करेंगे तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश। आर को अगर आप आर इज डबल तो फोर्स कितनी कम होगी? ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स विल बिकम 1/4। ठीक है, 1/4 फैक्टर से फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। जबरदस्त। उसके बाद यहाँ पे मैंने लफ्ज यूज किया था पॉइंट मैसेज का। पॉइंट मैस किसको कहते हैं? पॉइंट मैस ये होता है कि जिसका सारा का सारा मैस, होल मैस एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या अर्थ को अगर हम समझें, अर्थ का सारा मैस सेंटर पे लाई होता है? तो जवाब देंगे नो, क्योंकि अर्थ का मैस पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर मैं अर्थ और मून को समझूं, ये मून है, तो क्या एक सिस्टम, एक फोर्स, एक मैस अर्थ है, दूसरा मैस अर्थ है, मून है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है? तो जवाब होगा बहुत ज्यादा बड़ा है। वही डिस्टेंस मून के रेडियस से भी, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब डिस्टेंस बिटवीन मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा हो एज कंपेयर टू द साइजेस ऑफ मैसेज, तो फिर देन वी कैन कंसिडर देम एज पॉइंट मैसेज। ठीक है, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे जो बहुत दूर दूर है तो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं कि लेट्स से आपके पास एक मैस ये है और एक मैस ये है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ m1, इसका नाम रख लेता हूँ m2, और इनके
जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इनकी जो लाइन मिल रही है, इनको सेंटर को जो मिला रही है, इसके ऊपर ही एक मैं दूसरा मैच कंसिडर करता हूं M3। क्वेश्चन इज टोटल फोर्स ऑन M3 हमने निकालनी है ड्यू टू M1 एंड M2। मुझे उम्मीद है आपको सिचुएशन समझ आई होगी। सो ये डिस्टेंस जो है, लेट्स से दिस इज R1 एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R2। इस ऑब्जेक्ट पे जो M1 फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगी, M2 जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगी। F1 का क्या फॉर्मूला होगा? G M1 M3 ओवर R1 स्क्वायर। F2 का क्या फॉर्मूला होगा? शाबाश, G M3 M2 ओवर R2 स्क्वायर। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F नेट हमने निकालनी थी। वो क्या होगी? वो आपको पता है, ये चीज मैं दोबारा बता दूं कि लेट्स से ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स है 2 न्यूटन, तो इसका नेट क्या होगा? शाबाश, गुड। इस केस में नेट फोर्स होगी 8 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो जो लेट हम करते हैं कि जी F1 की वैल्यू आपके पास आएगी लेट से 100 न्यूटन, आप निकाल लोगे, आपको मैं जनरली बात करता हूँ। और F2 जो है वो 40 न्यूटन है, ये लेट की है। तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट पे इधर 100 न्यूटन लग रही है, इधर लग रही है 40 न्यूटन, तो नेट क्या होगा? जबरदस्त, नेट होगा 60 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों फोर्सेस से आप नेट फोर्स निकाल लें। फिर इसमें एक और सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास दो मैसेज, एक मैच ये है, दूसरा ये है, और तीसरा मैच ये। M1 M2 M3, this distance is R1, this distance between their center is R2। ये मैं ऊपर तक ले गया हूँ, सेंटर के बीच में बात हो रही है। We have to find total force on M2, ठीक है। M2 पे जो M1 फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, लेट्स से दिस इज F1। M3 जो फोर्स लगाएगा, लेट्स से दिस इज F2। और ये दोनों जब हमें मिल जाएंगे, इसका एक्सप्रेशन लिख लूँ, F1 इज G M1 M2 over R1 square, F2 is G M2 M3 over R2 square। ये दोनों आपको मिल गई, तो इनका नेट फोर्स किधर होगा? नेट फोर्स ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। सो F1 F2 वेक्टर एडिशन के आप रूल्स लगाएंगे। इन दोनों फोर्सेस के बीच में चूंकि एंगल 90 डिग्री है, तो आप इनका रिजल्टेंट बड़े आराम से ऐसे निकालेंगे। इनका रिजल्टेंट विल बी दिस फोर्स। सो F स्क्वायर इक्वल टू, कौन सा रूल लगेगा? शाबाश, ये गलती होगी ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये एंगल निकालना हो तो क्या करोगे? शाबाश, tan of theta is equal to F2 by F1। So theta is tan inverse of F2 over F1। ठीक हो गया जी। मैंने आपको क्या बताया? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला बताया, स्टेटमेंट बताई, लेकिन एक चीज नहीं बताई कि देखिए अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए, फिर आप कहेंगे सर ने पूरी बातें नहीं बताई। तो ये इस चीज को आप ऑब्जर्व करें कि एफ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। रेडियस को आप, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर दो मैसेज के बीच में वो कहता है जी डिस्टेंस वर्सेस
फोर्स का ग्राफ बनाना है आपने। ये दो मैसेज है। वो कहता है जी इनके बीच में डिस्टेंस अगर लेट से आर है, उस वक्त फोर्स एफ नॉट है। इसके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इस डिस्टेंस को मैं अब आर का नाम दे रहा हूं। तो डिस्टेंस आर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप जानते हो कि फोर्स कम होगी, और फोर्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ इस तरह बनता है। मतलब क्या है कि अगर उनके बीच में डिस्टेंस लेट से आर था, उस वक्त फोर्स थी एफ नॉट। तो डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स कितनी कम होगी? शाबाश, एफ नॉट बाय 4। डिस्टेंस को 3 टाइम करेंगे तो फोर्स कितनी कम होगी? सोना नहीं है, एफ नॉट बाय 9। तो इसलिए, और जीरो पे फोर्स क्या होगी? शाबाश, इंफिनिटी। इसलिए इंफिनिटी को यहाँ पे शो करेंगे। ये फोर्स जीरो कब होगी? जब डिस्टेंस इंफिनिट हो जाएगा, इसलिए इसको पैरेलल शो करते हैं। ये ना हो कि लेक्चर लगा के आप सोए पड़े रहे हो। तो इसलिए ये इसका ग्राफ होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने क्या किया कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, जो दो मैसेज के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का जिक्र करता है, और वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंड यू शुड बी एबल टू डिफाइन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू शुड बी एबल टू remember this formula, and you should be able to apply this formula on different masses। और अगर डिस्टेंस उनके बीच में किलोमीटर में है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट डिस्टेंस इनटू मीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर से फायदा हुआ है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये बताने वाली बात नहीं है कि आप अंडरस्टूड बात है, और इसको बाकी दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।